23 जून 1757। साथियों, ये वो डेट है जब भारत के इस भूमि पर वो वॉर लड़ा गया, वो लड़ाई लड़ी गई जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। भारत की भूमि पर कुछ ही चुनिंदा ऐसे वॉर हुए हैं जिसने भारत के इतिहास को 360 डिग्री बदल दिया है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट वॉर आपको देखने मिलता है, बैटल ऑफ प्लासी। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि वास्तव में बंगाल का एक नवाब अंग्रेजों से ना खुश था, नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने बंगाल के अंदर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना में जब घमासान हुआ, तब अंग्रेज जीत गए और सिराजुद्दौला हार गया। हालांकि सिराजुद्दौला की आर्मी के अंदर बहुत सारे लड़ाके थे, बहुत सारे लोग थे, सैनिक थे, लेकिन फिर भी वो हार गया। और कई बार साथियों ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों का बैटल ऑफ प्लासी को जीतना क्योंकि ये असली विजय नहीं थी, वास्तव में ये तो अंग्रेजों का षड्यंत्र था, अंग्रेजों की कॉन्स्पिरेंसी थी, या आप इसे कह सकते हो अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी को अपनी डिप्लोमेसी से जीता। अंग्रेजों के पास दम नहीं, दिमाग था, इसी कारण से उन्होंने प्लासी के युद्ध को जीत लिया। बताया था मैंने आप लोग को, घसीटी बेगम, शौकत जंग, अमीर चंद, जगत सेठ, कई सारे लोगों को जो गद्दार थे, घर का बेदी, लंका ढाई वाला मामला आपको यहां पर देखने मिलता है। और सबसे बड़ा मोल आपको देखने मिलता है बंगाल के नवाब बनने की इच्छा रखने वाला मीर जाफर। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, लास्ट टाइम में दगाबाजी करता है, चीट करता है और अंग्रेजों को जिताकर अब सिराजुद्दौला के बाद में बन जाता है भैया बंगाल का नया नवाब। यही होना था। बैटल ऑफ प्लासी जैसी अंग्रेज जीतते हैं, मीर जाफर को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब और अंग्रेज अब उसे पपेट के रूप में, कठपुतली नवाब के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के समय पर अंग्रेजों को जीत दिलाने वाला जो डिप्लोमेट है, मेनली जो वास्तव में लड़कर और अपने कॉन्स्पिरेंसी से अंग्रेजों को जिता रहा है, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, जिसे वास्तव में भारत के अंदर फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक भी कहा जा रहा है। वही वो व्यक्ति है जो अंग्रेजों को पहली बार, अभी तक अंग्रेजों की कंपनी केवल व्यापार की कंपनी है, जिसे नवाब से, मुगलों से भीख मांगनी पड़ रही है, पास मांगना पड़ रहा है व्यापार करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथियों, बैटल ऑफ प्लासी का सबसे बड़ा इंपैक्ट यही पड़ा कि अब ये जो कंपनी, व्यापार करने वाली कंपनी थी, ट्रेड कंपनी थी, अब वो भारत के को अपने कब्जे में ले लेगी, बिना टैक्स दिए, बिना भीख मांगे, बिना किसी से पूछे अपने ट्रेड को भी करेगी और अपना वास्तव में डोमिनेंस भी स्टेब्लिश कर देगी। एक और बात यहां पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाती है, विलियम पिट के द्वारा कहा गया कि भैया ये तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है, कमांडर ऑफ हेवन है, जो धरती पर आकर अंग्रेजों के एम्पायर को बढ़ा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दो बातें ध्यान रखो, फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और साथ ही साथ स्वर्ग से उतरने वाला, कमांडर ऑफ हेवन इसे कहा जा रहा है विलियम पिट के द्वारा। साथियों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया बैटल ऑफ प्लासी का इंपैक्ट क्या हुआ देश के अंदर, तो आपको यहां पर देखने मिलता है, इससे बंगाल के अंदर लूट अंग्रेजों की प्रारंभ हो गई। अभी तक तो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब से वो ना केवल व्यापार करेंगे लेकिन मन चाहा काम करेंगे। और साथियों, जो नवाब बनाया जा रहा है जिसका नाम है मीर जाफर, उसे पपेट बना दिया जा रहा है, उसे कठपुतली के रूप में नचाया जा रहा है। अंग्रेज जो मर्जी चाहे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब मीर जाफर क्या बन चुका है, नवाब। कहीं ना कहीं मीर जाफर को भी दिल में दुख हो रहा है कि मैंने कैसे लोगों का सहारा लिया, कैसे लोगों को हेल्प करी, वास्तव में ये लोग धोखेबाज हैं, अब मुझे ही वो अपना गुलाम बनाना चाह रहा है। मीर जाफर मन ही मन खुश नहीं है, अंग्रेजों के प्रति उसके मन में भी बेकार इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो नवाब है, अंग्रेज ताकतवर है, मीर जाफर कुछ नहीं कर सकता। मीर जाफर देख रहा है कि भैया इस बंगाल के क्षेत्र में नवाब मैं हूं, लेकिन मुझसे बिना पूछे सारे काम हो रहे हैं। बंगाल के क्षेत्र में जितने बंदरगाह हैं, बिना पास के, बिना मुझे रेवेन्यू दिए, बिना मुझे पैसा दिए अंग्रेज आ रहे हैं, जा रहे हैं। और साथ ही साथ ना केवल अंग्रेज स्वयं ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि मान के चलो कोई दूसरा व्यक्ति भी आता है, वो भी अंग्रेजों से परमिशन ले रहा है। वो नवाब के पास परमिशन मांगने नहीं आ रहा, मतलब नवाब तो केवल दिखने का है, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो किसके हाथ में आ चुका है, अंग्रेजों के। तो प्रश्न पूछा जाता ना कि भैया कई बार हम कहते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बना के रखा। भारत की आजादी हुई 1947 में, तो 200 साल हम कब से काउंट करते हैं, हम 200 साल लगभग काउंट करते हैं 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से, क्योंकि उसी दिन से भारत के अंदर कॉलोनी
या गुलामी का पहला अंश, पहला पार्ट आपको देखने मिल रहा है। हालांकि ये गुलामी धीरे धीरे बढ़ेगी, अभी पूरे भारत में फैलेगी, लेकिन भारत का पहला हिस्सा बंगाल बैटल ऑफ प्लासी के माध्यम से अंग्रेजों के कंट्रोल में जा रहा है। पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी पहली बार आपको मामला देखने मिल रहा है। तो यहां पर मीर जाफर असंतुष्ट है। पॉइंट समझना, बार बार मैं कह रहा हूं, अंग्रेजों की यह सैन्य जीत नहीं है, ये एक प्रकार की कॉन्स्पिरेंसी थी और उनकी डिप्लोमेसी ने, मतलब घर का भेदी लंका ढाए जैसे लोग को पकड़ना, मोल पहचानना और उनके साथ डील करना, यही बात अंग्रेजों को यहां पर जिता देती। समझ पा रहे हैं? अंग्रेज यहां पर 24 परगना क्षेत्र ले लेते हैं और पहली बार भारत के अंदर आपको ब्रिटिश प्रभुत्व भी देखने मिलता है। कहानी आगे बढ़ती है, इतिहास आगे बढ़ता है और मीर जाफर जो कठपुतली पपेट बन चुका है, वो मनी मन सोच रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि अंग्रेजों का निपटारा हो जाए। जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि भैया मीर जाफर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने की बात कर रहा है, मीर जाफर हमारे खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहा है, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पास दे रहे हैं, हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें मीर जाफर खुश नहीं है, तो अंग्रेज को लग जाता है कि भैया हो सकता है कुछ समय के बाद में जैसे सिराजुद्दौला हमारी नाक में दम बन चुका था, हमारे लिए एक प्रकार का अवरोध, एक प्रकार का ब्रेकर बन चुका था, ये मीर जाफर भी हमें दुख पहुंचा सकता है, हमें दिक्कत पैदा कर सकता है, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उस समय पर अंग्रेजों ने एक नई थॉट सोची और वहीं से जन्म लेती है बंगाल की क्रांति या बंगाल रिवॉल्यूशन 1760। आप बोलोगे सर ये बंगाल की क्रांति क्या है? तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जब सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर नवाब बना, तो मीर जाफर के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। यह भी कॉन्स्पिरेंसी है। यहां देखिए, अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को निपटाने का आरोप लगा दिया कि तुम डचों के साथ मित्रता कर रहे हो, उनके साथ डायलॉग कर रहे हो और हमें निपटाने का प्रयास कर रहे हो। तो मीर जाफर, हम तुम्हें निपटा रहे हैं। और मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम नामक व्यक्ति को अब बंगाल का नया नवाब अपॉइंट कर दिया जा रहा है। और साथियों, वेंसीटाट के द्वारा मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम को नवाब बनाना ही बंगाल की क्रांति या बंगाल रिवॉल्यूशन ऑफ 1760 कहा जा रहा है। वेंसिटार्ट इसे बंगाली क्रांति कह रहा है। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में आपको बंगाली क्रांति देखने मिल रही है, रेवोल्यूशन देखने मिल रहा है। लेकिन कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि वेंसिटार्ट पगला था, वो इसे बंगाल की क्रांति का नाम दिया, रेवोल्यूशन का नाम दिया, क्योंकि क्रांति तब होती है जब देश के अंदर कुछ एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आए, कुछ बदल जाए, कुछ नया हो, कुछ ऐसा हो जिससे कई सारे लोग का जीवन बदल जाए, उसे क्रांति कहना चाहिए। लेकिन अभी भैया, पहले मीर जाफर नाम का कठपुतली नवाब था बंगाल के ऊपर, अब नवाब के पद पर मीर कासिम बैठ चुका है और यह भी एक प्रकार का पपेटी है। अंग्रेजों का कठपुतली पहले भी था, आज भी था, तो इसमें क्या बदलाव हुआ? तो वेंसीटाट के द्वारा क्रांति कहना, कई सारे लोग इसे ठीक नहीं समझते, लोग इससे सहमत नहीं होते, एग्री नहीं करते। इसलिए कई बार लोग बंगाली क्रांति को नॉर्मल बात, नॉर्मल घटना के कर गुजार देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया 1760 के अंदर मीर जाफर की जगह पर आपको मीर कासिम का मामला देखने मिल रहा है। जब मीर कासिम नवाब बना तो वो बिल्कुल अंग्रेजों के साथ था कि हाँ, जो प्रभु जी, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो अंग्रेज बोलेंगे वो मैं करूंगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन साथियों, कुछ समय के बाद में जब उसको पता चला मीर जाफर के जैसा ट्रीटमेंट मेरे साथ भी किया जा रहा है, मतलब मेरे नवाब होने का कोई मतलब ही नहीं है, सारे डिसीजंस अंग्रेज ले रहे हैं, तो यहां पर मनी मन में मीर कासिम को भी दुख, मनी मन में मीर कासिम को भी बोलते हैं ना, पिनिंग होना स्टार्ट हुई, चुभन होना स्टार्ट हुई और मीर कासिम भी कुछ ना कुछ सोचने लगा कैसे अंग्रेजों को निपटारा किया जाए। और जैसे यहां पर अब अंग्रेज और मीर कासिम धीरे धीरे फेस ऑफ करने सामने आते हैं और वास्तव में यहां पर आपको एक नया वॉर, बैटल ऑफ बंगाल के बाद में, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में एक और इंपॉर्टेंट युद्ध आपको देखने मिलता है। उसका नाम है भैया बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय पर ध्यान रखो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो व्यक्ति सेनापति के रूप में सामने आ चुका है, उसका नाम है हेक्टर मुनरो। पहले था रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी के समय पर रॉबर्ट क्लाइव था। बैटल ऑफ बक्सर, ये बात मैं कर रहा हूं 1764 की, बक्सर बिहार के क्षेत्र में आता है, इसलिए इस वॉर को 22 अक्टूबर 1764 के इस वॉर को बैटल ऑफ बक्सर कहा जा रहा है। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है। बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला सामने फेस ऑफ कर रहा था अंग्रेजों से, लेकिन यहां पर अंग्रेजों के वर्सेस में, अंग्रेजों के सामने केवल बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं है, यहां पर दो लोग और हैं।
दो लोग में पहला वो व्यक्ति जिसको वर्तमान में कोई नहीं पूछ रहा, जिसका एम्पायर इतना बड़ा था, अकबर, बाबर, जिसके नाम पर औरंगजेब, जिसके नाम पर बाकी लोग डरा करते थे, लेकिन अब उस मुगल राजा, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को कोई नहीं पूछ रहा। वो भटक रहा है, वो शरण ले रहा है, वो खुद को बचाने की बात कर रहा है। तो ये शाह आलम भी अंग्रेजों को निपटाने की बात करता है। शाह आलम के अलावा अवध के अंदर एक राजा है, उसका नाम है शुजादौला, जिसको भी अंग्रेजों ने परेशान किया है। तो ये अवध का नवाब, बंगाल का मीर कासिम और शाह आलम, ये तीनों अपनी सेना इकट्ठी करते हैं, संयुक्त सेना, यूनाइटेड फोर्सेस क्रिएट करते हैं अंग्रेजों को निपटाने के लिए। और साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ प्लासी चाहे अंग्रेजों की कूटनीतिक जीत थी, लेकिन अब अंग्रेजों ने यहां पर अपनी आर्मी के साथ, अपनी बिना कोई कूटनीति, बिना कोई कॉन्स्पिरेंसी, मार पीट कर यहां पर इन तीनों लोगों को पराजित कर दिया। और यह प्रूव किया कि भारत पर डोमिनेंस करने वाली जो अथॉरिटी भारत में इस समय पर 1764 पे है, ना तो वो डच है, ना वो पुर्तगाली है, और ना भारत के ये स्थानीय राजा हैं। मुगल निपट चुके हैं, मुगल हमारे सामने कमजोर है, ये लोग हमारे सामने कमजोर हैं। और यहां पर बैटल ऑफ बक्सर के अंदर वो अपनी मसल पावर को प्रूव करते हैं। और एक और बात बता दूं, अभी तक तो पीछे बैकफुट पर प्लासी के युद्ध के बाद में जो बंगाल की लूट हो रही है, भारत को लूटा जा रहा है, वो बैकफुट से लूटा जा रहा है। लेकिन इस वॉर के बाद में अंग्रेज सीधे आएंगे और भारत के क्षेत्रों पर सीधे डोमिनेंस करके अपनी लूट को पुख्ता कर लेंगे और बोलते ना रजिस्ट्री करा लेंगे कि भैया अब ये भारत हमारे अधीन काम करेगा। तो गुलामी का पहला अंश आपको बैटल ऑफ प्लासी में देखने मिला, लेकिन गुलामी की शुरुआत आपको, जो ऑफिशियल मामला आपको देखने मिल रहा है, वो 1764 से बैटल ऑफ बक्सर से देखने मिल रही है। दोनों वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे ही वॉर खत्म हुआ, अंग्रेज जीत गए, वॉर हुआ, अंग्रेज जीत गए, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉर के बाद में होती हैं ट्रीटीज, संधियां। जो हार जाता है उससे कई सारी चीज छीनी जाती हैं, उसका सम्मान छीना जाता है, ऑनर छीना जाता है, राज छीना जाता है, उसका पावर छीना जाता है। और जैसे ही अंग्रेज यहां पर जीतते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इन तीन हारे हुए राजाओं के साथ जब ट्रीटी करने की बारी आई, तो पॉइंट समझना, यहां पर ट्रीटी करने के लिए वापस से बुलाया जाता है उस डिप्लोमेट को जिसे स्वर्ग से उतरा कहा जा रहा है, जिसे कमांडर ऑफ हेवन कहा जा रहा है। हां, मैं बात कर रहा हूं भैया रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव भैया आता है 1765 12 अगस्त को इलाहाबाद की पहली ट्रीटी करता है। बाद में आपको 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी देखने मिलती है। मतलब बक्सर युद्ध के बाद में दो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। और इस पूरी की पूरी ट्रीटी के अंदर जिस ब्रिटिश व्यक्ति का दिमाग लगा हुआ है उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या संधि की है देखिए। पहली संधि, मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला। ये प्रश्न बार बार आता है साथियों कि भैया जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तब बंगाल का नवाब कौन था? आंसर है सिराजुद्दौला। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था? आंसर है मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम के जाने के बाद, जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर समाप्त हुआ, संधि के समय पर उसके बाद में जो नवाब बना उसका नाम था नजमुद्दौला। मतलब लड़ाई करी मीर कासिम ने, लेकिन संधि हो रही यहां पर नजमुद्दौला के साथ में। तो शाह आलम और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साथ में संधि होती है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, मतलब उसके रेवेन्यू अधिकार, रेवेन्यू राइट्स अंग्रेजों को मिल जाते हैं। शाह आलम सेकेंड के साथ में बात होती है कि भैया हम तुमको 26 लाख रुपए वार्षिक पैसा देंगे और तुम मुंह बंद कर मुंह पर टिप लगाकर अपने घर में बैठना और हमें आज के बाद कभी परेशान मत करना। कड़ा इलाहाबाद जो मेनली क्षेत्र माने जाते थे मुगल शासक के, वो क्षेत्र अंग्रेजों को मिल जाएंगे। तो कई सारा काम आपको यहां पर देखने मिलेगा। और साथ ही साथ इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी के साथ ही बंगाल के अंदर एक नए प्रकार के रूल की, एक नए प्रकार के सिस्टम को डेवलप किया जाता है। उसका नाम है द्वारकी या बंगाल में द्वैत शासन। क्या है बताऊंगा अभी मैं, लेकिन इस पूरे के पूरे पीछे दिमाग किसका है? रॉबर्ट क्लाइव का। फिर आपको एक और संधि देखने मिलेगी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में। क्या? अवध के खर्च पर अंग्रेज सेना बनाएंगे। सोच के देखो, खर्चा तुम दोगे, सेना हमारी बनेगी और हमारे खिलाफ बात करोगे, हम तुमको ही पीटेंगे। क्या कूटनीति है, क्या डिप्लोमेसी है। अवध में कर मुक्त व्यापार, बिना टैक्स के आपके साथ हम ट्रेड करेंगे और कई सारे किलों को अंग्रेज अपने अधिकार में, अपने राइट्स पे लेने की बात करेंगे। ये कई सारी संधियां, ये मेनली दो संधियां, दो ट्रीटीज आपको बैटल ऑफ बक्सर के बाद में देखने मिलती हैं। और बैटल ऑफ बक्सर ये प्रूव कर देता है कि भैया अब भारत के क्षेत्र में कॉलोनी स्टेब्लिश हो चुकी है और अंग्रेज राज करने वाले हैं, राज कर रहे हैं। बंगाल में स्टार्ट होता है द्वैत शासन, डायरची इन द बंगाल, जो 1765 से
1772 तक चलता है। के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि भैया ये द्वैध शासन क्या है? तो साथियों, द्वैध का मतलब, डायची का मतलब है दो। जब किसी रीजन पर दो अथॉरिटी का एक साथ रूल हो, उसे द्वैध शासन, दो का रूल कहा जाता है। आप बोलोगे सर ये दो का रूल का मतलब क्या है, और ये 65 से 70 तो कैसे चल रहा है? साथियों समझना, अंग्रेज दिमाग वाले थे। अंग्रेजों ने कहा कि अगर अभी हम बक्सर के वॉर के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद हम कहेंगे कि भैया बंगाल के अंदर नवाब है रॉबर्ट क्लाइव, किसी अंग्रेज व्यक्ति को बंगाल का राजा बना देंगे, तो यहाँ की जनता हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, विरोध करेगी, रेवोल्यूशन करेगी, और हमें जाना पड़ेगा अपने घर। साथियों, दिमाग एक चलाया उन्होंने कि भैया जितनी भी जनता है उसको जस्टिस चाहिए, पुलिस चाहिए, रक्षा चाहिए, ये सारा काम अंग्रेज क्यों करे? ये तो फालतू काम है ना, ये तो लाइबिलिटी वाला काम है ना, जनता को न्याय देना, जनता की सेवा करना, रोड बनाना, ये काम नवाब को देते हैं। और नवाब को ऐसे काम दिए जिसे कहा जाता है निजामत वाले काम, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। प्रशासन का सारा काम बंगाल के नवाब को दिया जाएगा। लेकिन नवाब के पास पैसा नहीं होगा, पैसे के लिए नवाब किससे भीख मांगेगा? यहां पर देखिए, जो दूसरे राइट्स हैं उसका नाम है फाइनेंस या दीवानी। जनता से टैक्स लेने का अधिकार नवाब का नहीं, अंग्रेजों का होगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम तुम्हारे सामने जो राष्ट्रपति बना रहे हैं वो तुम्हारे बीच का है, लेकिन पैसा जिस वित्त मंत्री के पास में आ रहा है वो हमारा होगा। और यहां पर कंपनी ने रेवेन्यू राइट्स को होल्ड किए और रेवेन्यू डोमिनेंस को स्टेब्लिश किया। अब साथी समझना, लूट कंपनी मचा रही है, सारा का सारा पैसा कंपनी खा रही है, लेकिन जब जनता को विद्रोह होता है, जब जनता असंतुष्ट होती है, जनता कंपनी को नहीं मारती पीटती, जनता मारती पीटती है नवाब को। जनता गालियां देती है नवाब को, क्योंकि राजा कौन? नवाब है, समझ पा रहे? तो यहां पर सामने मुखौटा वाला व्यक्ति कौन है? नवाब। लेकिन नवाब के पीछे जो मलाई टेस्ट कर रहे हैं, जो वास्तव में मेन मजे ले रहे हैं किसी जगह पर डोमिनेंस की, उसका नाम है अंग्रेज। इसे कहा जा रहा है द्वैध शासन। एक नवाब जो दिखने वाला है, अच्छा एक कठपुत, अच्छा आपको दिमाग में कंफ्यूजन ये भी हो रहा होगा कि सर ऐसा तो पहले भी हो रहा था, पहले भी कठपुतली नवाब था। लेकिन साथ ही एक चीज समझना, कठपुतली नवाब के पास नवाब की सारी शक्ति थी, वो जो मीर जाफर या मीर कासिम, वो अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, अंग्रेजों को वो अपना पिताजी मान चुके थे, इसलिए वहां दिक्कत हो गई। जैसे सिराजुद्दौला भी नवाब था, उसने अंग्रेजों को भैया काम करने से मना कर दिया, उसके पास में रेवेन्यू पावर है। उसी प्रकार से मीर जाफर के पास में भी रेवेन्यू पावर थी, लेकिन अब नहीं है। अब नवाब के पास में केवल कुछ शक्तियां हैं, और वो भी ऐसी शक्तियां जो जूते पड़वाने वाली हैं। इसी को हम बोल रहे हैं भैया डायरची या द्वैध शासन ऑफ द बंगाल, और इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही ये द्वैध शासन स्टार्ट हुआ, कैम पणिक्कर के द्वारा इसे डाकुओं का राज कहा गया। इसी से बंगाल की दुर्दशा स्टार्ट हो जाती है, और करते 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 इतनी लूट मचती साथियों, 1965 से लेकर 72 तक, 66 67 जो 5-6 साल निकलने वाले हैं, उसमें बंगाल की जनता रो रो देती है। बंगाल को निपटाने का पूरा प्रयास किया जाता है, लूटने का प्रयास किया जाता है। जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर नवाब सुनना भी चाह रहा है, नवाब के पास कोई हैसियत नहीं है। सारा का सारा काम कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। साथियों, धीरे करते 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 बंगाल का जो ये मिसफॉर्चून है बढ़ते जाता है, और 1772 में एक व्यक्ति की एंट्री होती है, नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में इस द्वैध शासन को समाप्त कर देता है, और कहता है कि भैया अब ये नवाब वाला फसाड हम नहीं खेलेंगे, अब नवाब को हटाएंगे, अब नवाब की जगह पर हम ही दीवानी हैं और हम ही नवाब हैं। मतलब अभी तक क्या हुआ? पहले हमने कठपुतली नवाब बनाए, कब की बात कर रहा हूं मैं? बैटल ऑफ प्लासी के बाद। फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद में नवाब सामने है, लेकिन अथॉरिटी हमारे पास आ गई। अब 1772 के बाद में जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, तब भैया कंपनी का ही शासन माना जाएगा, कोई नवाब नहीं होगा, एकमात्र राजा वो होंगे अंग्रेज। समझ पा रहे हैं? तो ये पॉलिसी, ये कॉन्स्पिरेंसी, ये डिप्लोमेसी अंग्रेजों की थी, जिन्होंने भारत के अंदर ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाया। और यहीं से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये आज का सेशन ब्रिटिशर्स का बंगाल के अंदर एक्सपांशन समझ में आया होगा। अब बंगाल के अलावा अंग्रेज कहां जाते हैं, कमेंट सेशन में आप बताइए। अगली क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, आप सभी से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि भैया आपको लगातार इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी समझना है, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और लगातार सुनते रहो हमारे सेशन को, पीडीएफ को प्राप्त करो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।